आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ना कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, बस कदम आगे बढ़ाता जा। तो प्यारे बच्चों, हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है और एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तो मंजिल की जो तलाश है आपको, वो एक दिन ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम पढ़ने वाले, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपवर्तन वाली घटना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, लेकिन आप एक बार ज़रूर पिछला वीडियो देख लें। तो स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो घटनाएं। नंबर एक, या तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तो इन दोनों में क्या चेंज होगा? ठीक है, तो यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं वीडियो बना के ला रहा हूँ। आपके लिए जल्द मैं इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की रिएक्शंस कुछ लाने वाला हूँ, बोर्ड क्लास की 12th के बच्चों के लिए भी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें याद रखना है कि हमें प्रकाश किरण को किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कराना है। तो जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या गति करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या गति करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इस स्थिति में जब अपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपतित किरण है, ये वाला अपतन कोण होगा। ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश किरण जा रही है ना, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यदि यहाँ पर हम अपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जब अपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? मतलब हम धीरे धीरे जब अपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। कितना? 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अब ये रेखा इसके मतलब ये जो हमारे पास में पारदर्शी जो सतह है इसके पैरेलल हो गई अब, है ना, उसी लाइन में हो गई है। मतलब यहाँ 90 का एंगल इसने बना दिया है। तो यहाँ पर हमें कौन सा कोण प्राप्त हो रहा है? मतलब यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना प्राप्त हो रहा है? 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो जिस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में जो अपतन कोण का मान प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, जब अपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए तो अपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण 90 डिग्री वाला नहीं, ये वाला है। अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाएगा। कब कहलाएगा? कि हम इस मान को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त हो जाए? 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो उस कंडीशन में अपतन कोण का मान क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। अब देखिए, जब अपतन कोण का या फिर जब अपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, मतलब ये जो अपतन कोण है इसको हम, ये क्रांतिक कोण था पहले जब इसमें 90 एंगल प्राप्त हुआ था, तो अब इसको हम और बढ़ा दें, है ना, इस कोण को हम और बढ़ा दें। जब अपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो अपतित किरण, कौन सी किरण? अपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये बात सुनिए,
तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपवर्तन की डेफिनेशन याद होना जरूरी है। ठीक, तो आइए देखते हैं अब हम इस डायग्राम के बारे में देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो माध्यम लिए, एक तो जल है और एक वायु है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण को गमन कराना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही सर कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो इसके लिए आप इतना जानें कि सघन माध्यम से तात्पर्य होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण नज़दीक में पास में उपस्थित होते हैं और इसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। और विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं और इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हम कि जब प्रकाश किरण की सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती। इस लाइन को देखा जाए, यदि ये आपतित किरण है तो सीधी जानी थी, मतलब ये इस प्रकार जान, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये अभिलंब है और ये अभिलंब से दूर हो रही है। माध्यम कौन सा है, सघन से विरल की ओर जाएगी तब। ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है ना। अब जब हम अपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उस स्थिति में जो अपतन कोण का मान होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाता है क्रांतिक कोण। वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब यदि इस क्रांतिक कोण के बाद हम यदि इस अपतन कोण के मान को बढ़ा दें और बढ़ाए, तो इस कंडीशन में ये जो अपवर्तित हो रही थी किरण, जो दूसरे माध्यम में जा रही थी, वो दूसरे माध्यम में न जाते हुए वापस उसी माध्यम में लौट आती है। कौन से माध्यम में, वापस सघन माध्यम में लौट आती है। ठीक है, जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब माध्यम चेंज नहीं हुआ है, माध्यम चेंज होता है तो अपवर्तन, और माध्यम चेंज नहीं होता है तो परावर्तन। ठीक है, तो ये तीन डायग्राम को यदि आपको याद है तो ये डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इन डायग्राम से माध्यम से हमें इसको याद कर लेना है। समझ आ गई बात कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है, इसके लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। कौन कौन सी, नंबर एक, पहली शर्त है स्टूडेंट्स कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है। ठीक है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहाँ जाना है, विरल माध्यम में, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होगी कि अपतन कोण का मान, ये वाला अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। इस घटना को घटित होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। नंबर एक, सघन माध्यम से प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर दो, अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।